लास्ट टाइम हमने आपसे बात की रिगार्डिंग दी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की आपने स्टेटमेंट लिख ली थी, जिसके मुताबिक न्यूलैंड का ये ख्याल था कि एलिमेंट्स में म्यूजिक के ऑक्टेव्स की तरह पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब इस स्टेटमेंट में सबसे सही बात थी पीरियोडिसिटी। यस, एलिमेंट जो एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, यानी चंद एलिमेंट एक दूसरे से काफी हद तक सिमिलर हैं, तो ये महज तुक्के में नहीं है या रैंडम नहीं है, बल्कि बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से एलिमेंट्स के अंदर रिपीटिंग पैटर्न है कि एक खास तादाद के नंबर्स गुजरने के बाद उसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा था अगर कोई चीज रेगुलर तरीके से खुद को रिपीट करे तो वो पीरियोडिक कहलाती है। तो अब उसमें हमने मिसालें तो आपको बहुत सारी दी थी, लेकिन उसमें सबसे अहम थी म्यूजिक की। ये म्यूजिक में 7 नोट्स हैं, 7 सुर हैं, और म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट वही 7 सुरों को जनरेट करते हैं। क्योंकि म्यूजिक में कोई 8वां सुर नहीं है, इसलिए वो जो पियानो है उसमें बहुत सारी कीज अगर हैं, तो ये एक बात ये है कि वो सारी कीज 7 के मल्टीपल्स में है, और उसमें हर 7 कीज के बाद वही सुर दोबारा रिपीट होते हैं। इसका मतलब है सुर 7 ही है, नोड 7 ही है, वही बार बार रिपीट होंगे। इस पॉइंट को लेकर के न्यूलैंड को ऐसा लगा कि एलिमेंट्स भी इसी तरह बिहेव करते हैं, और उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज किया। लास्ट टाइम हमने वो सारा ऑर्डर आपके सामने लिखा था। चूंकि आज मुझे अपनी बात समझाने के लिए उसकी जरूरत है, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि उसके मुताबिक हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था, लिथियम दूसरा एलिमेंट था, बेरिलियम तीसरा, बोरॉन। और आप इसमें ये बात भी खास तौर पर नोट कर रहे हैं कि मैं एलिमेंट्स को अगर ऑर्डर कर रहा हूं तो ये ऑर्डर उनके एटॉमिक मास के हिसाब से है। जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आ रहा है, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आ रहा है। ये 7 एलिमेंट्स हो गए। अब टोटल एलिमेंट्स कितने ऑक्टेव के जमाने, न्यूलैंड के जमाने में डिस्कवर हो चुके थे? 49। उसने कहा ये 49 कल हो सकता है 100 प्लस हो जाए, जितने भी हो जाए, लेकिन ये तय रहे एलिमेंट्स नंबर में जितने भी हो जाए, कैरेक्टर 7 ही है। तो एलिमेंट 7 कैरेक्टर से बिलोंग करता है, जो इस वक्त आपके सामने है। अब जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन के बाद आ रहे हैं वो सब इन्हीं 7 में से किसी का रिफ्लेक्शन है, यानी इन्हीं 7 में से किसी से मिलते जुलते होंगे। और ये भी कोई रैंडम तरीके से नहीं है, बड़ा सिस्टमैटिक। कि अब आप एटॉमिक मास ही के ऑर्डर को कंटिन्यू कीजिए। अब जो एलिमेंट ऑक्सीजन के बाद आ रहा है 8वें नंबर पर, वो दरअसल फर्स्ट वाले से सिमिलर होगा। यानी 8th एलिमेंट जो है वो है असल में फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक मास 19 है, वो हाइड्रोजन से सिमिलर है। जो 9th नंबर पर एलिमेंट आ रहा होगा वो है सोडियम, वो सेकंड वाले यानी लिथियम से सिमिलर होगा। इसी तरह उसके बाद मैग्नीशियम बेरिलियम से सिमिलर है, एल्यूमिनियम बोरॉन से सिमिलर है, सिलिकॉन कार्बन से, फास्फोरस नाइट्रोजन से, और सल्फर ऑक्सीजन से। तो द फर्स्ट 7 वर सिमिलर टू द नेक्स्ट 7। और बात यहाँ रुकी नहीं है, सल्फर के बाद अब जिस एलिमेंट को आना चाहिए उसे फिर लाइन चेंज हो जाएगी। अब उसे किसकी तरह होना चाहिए? जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो वो एलिमेंट जो कि सल्फर के बाद आता है वो है क्लोरीन, 35.5। they were and that chlorine is similar to fluorine as well as hydrogen।
और फिर क्लोरीन के बाद आता है पोटाशियम 39, और ये तो हम आपको वैसे भी पता है, डोबरेनर का सबसे मशहूर ट्राइड था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यस दे आर वेरी मच सिमिलर, ये बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से बन रहा है। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, दैट वाज 20 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारा ये लॉ जिसके मुताबिक एलिमेंट्स ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक की तरह अपने आप को हर 7 के बाद रिपीट करते हैं। सो एवरी 8th एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ द गिवन वन। सो ये उसूल आने का मतलब है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ये उसूल ठीक था, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त पीरियोडिक टेबल बन गया आपसे, कि अब आपको इसकी परवाह ही नहीं है कि कितने और एलिमेंट्स दुनिया में डिस्कवर होने हैं। अब जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं भी हुआ है, आप पहले से बता सकते हैं कि उसके एटॉमिक मास के हिसाब से उसकी पोजीशन बनेगी और हमें पता चल जाएगा वो किस जैसा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल था, लेकिन अब देखना ये है कि सही भी था कि नहीं था। अच्छा, अब पहली बात, न्यूलैंड का सबसे बड़ा कारनामा, इसने आपको ये बात कही कि डोबरेनर की तरह इसने एलिमेंट्स के बिखरे हुए ट्राइड्स नहीं बनाए, बल्कि इसने सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पैटर्न। तो इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये पॉइंट आउट किया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक रिपीटिशन है, और इसी ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का नाम पीरियोडिक टेबल रखा। तो लफ्ज पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक है ही इसीलिए कि यस, एलिमेंट्स बहुत ही सिस्टमैटिक अंदाज से एक पीरियोडिक मैनर में एक दूसरे से लिंक है, और ये बात सबसे पहले हमें न्यूलैंड ने बताई, ये बात सही थी, इसीलिए आज तक वो नाम हम इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूलैंड का सबसे बड़ा क्रेडिट यही है कि इसका ये बताना कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक नेचर रखते हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब वो पीरियोडिक नेचर जो है वो एक सिस्टमैटिक ऑक्टेव प्रिंसिपल को फॉलो करती है, और एलिमेंट वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव है, ये डिबेटेबल बात है। अब इस पे बात करनी है कि आया एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक पैटर्न है, क्या वो 7 के बाद 8 को रिपीट करने वाला है, या वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट है, ये डिबेट की जाएगी। तो अब इसका सीधा सा तरीका है, अगर वो वाकई ऑक्टेव प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो लगाते जाइए एलिमेंट और देख लीजिए कि वो कर भी रहे हैं या नहीं। तो भाई न्यूलैंड के जमाने में जो 49 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उसने उनमें से 36 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब 36 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे अरेंज, मतलब बाकी 13 को उसने नहीं किया, वो 13 वो एलिमेंट थे जिनके दरमियान एटॉमिक मासेस का गैप बहुत बड़ा था। तो उसका दिमाग ये कह रहा था कि इन एलिमेंट्स के बीच में और भी एलिमेंट्स हैं, जब वो डिस्कवर हो जाएंगे तब हम इन्हें सही तरह से अरेंज कर पाएंगे। तो 13 को उन्होंने एक तरह से वेटिंग लिस्ट पे रखा, लेकिन 36 हो गए। अच्छा, चूंकि एक लाइन में 7 आ रहे हैं तो उसने टोटल 5 लाइनें बनाई, तो 5 लाइनों में तो 35 आने चाहिए ना, 7 5 35, ये 36 कैसे बन रही थी बात। ये बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मैं उन्हें मजाक से कह देता हूँ 7 5 36 होता है, तो वो समझते सर को टेबल नहीं आता। मैं इस वक्त मजाक की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन 36 की लॉजिक बड़ी प्यारी है और ये याद रखिएगा, आगे बड़े काम आएगी ये पॉइंट हमारा। तो वो पॉइंट ये है कि देखें, ये इस वक्त जो मैंने आपके सामने बनाया है, 7 की पहली लाइन, 7 की दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में 3 एलिमेंट्स होगी, ये टोटल बन रहे हैं 17, ठीक है। इसके बाद मैंने गालिबन इसलिए शो नहीं किया कि इसके बाद ये एलिमेंट से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। बहरहाल इसमें 4 एलिमेंट्स और थे, मैं फिलहाल उनके नाम नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा, फिक्र मत कीजिए। अब फिर जो चौथी लाइन थी ना, उसमें आए 2 एलिमेंट, एक का नाम था निकेल और एक का नाम था कोबाल्ट, और उन दोनों का एटॉमिक मास था 59। तो अब मुझे बताइए, जब दोनों का एटॉमिक मास 59 है तो मैं किसको पहले लिखूं और किसको बाद में लिखूं, मेरे पास तो कोई राइट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने इन दोनों को एक ही जगह पे रखा। अब जब इन दोनों को एक ही जगह पे रखा एक मानकर, तो ऑब्वियसली फिर इस लाइन में टोटल 8 एलिमेंट हो गए, क्योंकि एक जगह पर 2 एलिमेंट इकट्ठे रख दिए। तो जब एक लाइन में 8 एलिमेंट हो गए तो हिसाब ये बना के पहली लाइन में 7, दूसरी में 7, तीसरी में 7, चौथी में 8 और पांचवी में 7, तो टोटल कितने हो गए 36। तो ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इनकी वजह से आया
कि ये दो एलिमेंट एक जैसे एटॉमिक मास के थे। ये मैंने इसलिए बता दिया, जरूरत नहीं थी कि ये आगे ये वाली बात बहुत काम आएगी कि निकेल और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 समझा जाता था न्यूलैंड के जमाने में। अब गड़बड़ आपको नजर आई गई, दो मेन गड़बड़ थी। पहली गड़बड़ ये थी कि कैल्शियम तक वाकई ऐसा था कि हर एलिमेंट बिल्कुल सिस्टमैटिक अंदाज से, हम में से किसी को इस बात पर एतराज नहीं है कि ये तीनों एलिमेंट्स सेम है। वाकई आज भी पीरियोडिक टेबल में इन तीनों एलिमेंट्स की सिमिलैरिटी शक से वालातर है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, वो बात की बात है, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यस दे आर। इन तीनों पर तो समझ लीजिए आप ईमान ले आइए। आज के पीरियोडिक टेबल में भी ये तीनों इसी तरह है और इनकी सिमिलैरिटी पे 1% भी कोई डाउट नहीं। ये तीनों 100% सिमिलैरिटी, बेहतरीन। इसका मतलब बड़ा अच्छा हिसाब आता। अच्छा, इसके बाद दो दो ये सारे सेम है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। हाँ, जिस पर एतराज है वो ये चार है। यहाँ जो एलिमेंट रखा गया था वो था स्कैंडियम, और ये एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से सिमिलर नहीं था। तो एक आदमी हमें 17 एलिमेंट्स बेहतरीन तरीके से अरेंज करके दिखा दे, एक जगह पर अगर गलती आ जाए तो हम थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं ना उसको। तो न्यूलैंड ने, जब उसको भी समझ आ रही थी कि यहाँ से जो एलिमेंट मैं रख रहा हूँ वहाँ थोड़ी थोड़ी मुझे कुछ इत्मीनान नहीं हो रहा, लेकिन उसके पास आर्ग्यूमेंट क्या था कि ये जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं अभी इनकी केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं है, अभी तो नए नए डिस्कवर हुए हैं। तो हो सकता है जब इनकी बाकी प्रॉपर्टीज आपके सामने आए जो भी आप नहीं जानते, तो वो बोरॉन और एल्यूमिनियम से मिलती जुलती हों और आपको समझ आ जाए कि स्कैंडियम है, यही आना है। क्योंकि उसको इतना यकीन हो गया था इस बात पर कि एलिमेंट ऑक्टेव को, म्यूजिक को फॉलो करते ही हैं, बस उसने आंखें बंद करके एलिमेंट रखे। तो अब दो बातों की वजह से फंसा। एक तो साइंसदानों ने उसका आर्ग्यूमेंट नहीं माना, उन्होंने कहा ठीक है पहले 17 एलिमेंट तो बड़े अच्छे अरेंज है, लेकिन उसके बाद जो 19 एलिमेंट बाकी हैं पूरे, उन सब में हमें इतना अच्छा पैटर्न नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपके ऑक्टेव के रूल में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ही वाज नॉट एबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जिस चीज से साइंसदान, खासतौर पर ये इंग्लैंड का था, तो इंग्लैंड वालों को एतराज था, वो ये कि दे वर वेरी 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 अनहैप्पी कि इसने एलिमेंट्स को म्यूजिक से रिलेट कर दिया। देखिए आज भी हमारे माशरे में ऐसा है, आप इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, साथ में कोई गाने भी सुनने लग जाएं, तो मैं तो क्या नाराज हूँ, आपके घर वाले भी नाराज होंगे, ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ गाने गा रहा है। तो ये हम आज भी इसे अच्छा नहीं समझते। और जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने का इंग्लैंड बहुत ही कंजर्वेटिव था, और शायद आपको सुन के हैरत हो, अब हालात ऐसे नहीं है, लेकिन 1865 वाला 19th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था, उस इंग्लैंड में जो लोग साइंस पढ़ते थे वो लॉर्ड कहलाते थे, बहुत इज्जत थी। यानी माशरे में, उनकी सोसाइटी में जो सबसे नोबेल पर्सनैलिटीज हैं वो कहलाती थी जो साइंस पढ़ते थे, बहुत इज्जत करते थे। और जो सबसे गिरा हुआ तबका था, जिनको आप कहें बेगर्स, भिखारी, भीख मांगने वाले, वो होते थे जो गाना गाते थे। वहाँ भीख मांगने का तरीका ये था कि आप गली के कोने में खड़े होकर गाना गाइए और अपना हेड हाथ में ले लीजिए, किसी को अच्छा लगा तो एक आधी पैनी डाल के चला जाएगा। यानी वो इस शोबे को इंतहाई घटिया समझते थे। अब आप सोचिए वो लोग जिनके दिमागों में ये छाया हुआ है कि साइंस पढ़ते हैं, हम साइंसदान हैं और हमारी ये हैसियत है, उनके आगे ये कहा जाए कि आओ जरा पियानो बजाना है क्योंकि केमिस्ट्री जो है ये कह रही है कि एलिमेंट्स और म्यूजिकल ऑक्टेव्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। अगर सारे एलिमेंट अरेंज हो जाते तो मजबूरन उन्हें मानना पड़ता, क्या करते फिर फंस जाते। लेकिन जब उन्हें नजर आ गया कि आधे से ज्यादा तो इसकी बात मान ही नहीं रहे एलिमेंट, तो उन्होंने इसे भरपूर तरीके से रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगर कोई ये कहे कि न्यूलैंड के लॉ से हमें क्या मिला, इसके एडवांटेजेस, तो पहला पॉइंट, ही was the first person to introduce the idea of periodicity. एक बार, he was also able
to arrange all the elements सिस्टमैटिकली। यानी ये पहला साइंसदान था जिसने सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया। याद रखिए डुबरेनर ने जब ग्रुप बनाए थे तो तीन तीन के आइसोलेटेड ग्रुप बनाए थे। लिथियम सोडियम पोटेशियम के ट्राइड आपस में मिलते हैं, लेकिन इस ट्राइड का हेलोजन के ट्राइड से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बताया है। ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सेकंड है तो ये थर्ड है, तो सब एलिमेंट्स का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। डिसएडवांटेज यानी जिसकी वजह से हम इसे नहीं कंसीडर कर रहे। ऑब्वियसली नॉट एबल टू अरेंज ऑल दी एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स इसके लॉ के हिसाब से नहीं चल रहे थे, ये इन्हें अरेंज नहीं कर सका। ठीक है ना। तो तमाम सिर्फ शुरू के 17 में बात बन रही है, उसके बाद तो नहीं बनी। तो ये सारे एलिमेंट्स को ना अरेंज कर सका और ना सारे एलिमेंट इसके पीरियोडिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सीखा क्या हमने इससे? इंग्लैंड वालों ने तो रिजेक्ट कर दिया, उन्हें तो म्यूजिक के साथ रिलेशन बहुत ही बुरा लगा। लेकिन जब ये आइडिया पहुंचा बाकी यूरोप के मुल्कों में, पब्लिश हो गया था, तो उधर लोगों को म्यूजिक से इतनी खास दुश्मनी नहीं थी, तो दे टेक इट वेरी सीरियसली। तो अब हुआ ये कि यूरोप में दो मुल्कों में, एक जर्मनी और एक रशिया, इन दोनों में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तौर पर न्यूलैंड के आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी को एडॉप्ट किया और उसे अपने अंदाज से रिफ्रेस किया। यानी उन्हें समझ में तो आ गया कि पीरियोडिक कैरेक्टर तो है, वरना ये 17 एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से इतने सिस्टमैटिक अंदाज से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो ये तुक्का नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम पैटर्न, लेकिन वो पैटर्न ऑक्टेव नहीं है, कुछ और है। तो लेट अस सर्च। तो जर्मनी में जो साइंटिस्ट इस काम को जिसने आगे बढ़ाया उसका नाम था लॉथर मेयर, और रशिया वाले का नाम था मेंडेलीव। ज्यादा मशहूर ये मेंडेलीव वाले भाई हैं, इन्होंने जो काम किया था दैट इज द मेन थिंग। लेकिन लॉथर मेयर जो है, हम पहले उसका तस्करा पढ़ेंगे। ये काम थोड़ा सा माइनर है, लेकिन बहरहाल इससे भी चूंकि हमें थोड़ा फायदा है और आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका भी थोड़ा चवन्नी के बराबर हिस्सा है, तो इसलिए हमने कहा इसकी पहले बात करेंगे। ये मुख्तसर सी होगी, लेकिन मेंडेलीव वाले टेबल पे हमें बहुत तफसील से बात करनी थी। तो यूँ समझ लीजिए कि जो आज हम टेबल इस्तेमाल करते हैं वो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट होल्डर जो है वो ये मेंडेलीव है। तो बहरहाल सबसे पहले लॉथर मेयर। तो लॉथर मेयर के काम को हम हेडिंग देते हैं लॉथर मेयर्स कर्व। लॉथर मेयर के पास टास्क ये था कि क्या एलिमेंट्स पीरियोडिक हैं, क्या एलिमेंट्स में रिपीटिंग पैटर्न है। इसने कहा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक अंदाज से चेंज होती हैं, तो क्यों ना हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली चेक कर लें। अरे भाई चेक कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है। जब आपको ये मालूम करना हो कि दो चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो याद कीजिए आज से पहले जो साइंस पढ़ चुके हैं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप क्या कहते हैं? वो क्वांटिटीज ए और बी हैं फर्ज कर लें, तो उनके दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, से ए एंड बी, तो उनका ग्राफ हमेशा कर्व बनता है लाइक दिस। अब मेरा कहना है कि जो इस वक्त प्रोस्पेक्टिव है वो ये नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से पीरियोडिक हैं। तो भाई अगर फर्ज कर लीजिए दो चीजें आपस में पीरियोडिक हो, फिर ग्राफ कैसे बनता है? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। लास्ट ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स उसके इंजीनियरिंग वाले हो या मेडिकल वाले, दोनों ने पढ़ा है। इंजीनियरिंग वालों ने तो खैर अंत कर दिया है। उन्होंने फर्स्ट ईयर की मैथ्स में बहुत से ग्राफ्स बनाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं।
और फिजिक्स में आपने टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वेव्स एंड साउंड में, जो कि पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल है। तो आपको याद आएगा, उससे ही आपने ये सीखा था, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो वो वेव जनरेट करती है। तो ये जो वेव ग्राफ की शक्ल बना हुआ अगर, तो ये पीरियोडिक होती है। इस ग्राफ को जो मैंने अभी आपके सामने वेव की सूरत में बनाया, इसका क्या मतलब है, जब एक्स एक्सिस पर मौजूद ए की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं तो वाई एक्सिस पे मौजूद जो बी है उसकी वैल्यू पहले जाती है ऊपर, फिर जाती है नीचे, फिर जाती है ऊपर, फिर जाती है नीचे, इसका मतलब है वो बार बार अप डाउन होके फ्लक्चुएट करती है, तो हम कहते हैं रिपीट हो रही है। तो वेव की शक्ल रिपीटिंग पैटर्न की मिसाल है। इसका मतलब ये निकला, अगर मेरे पास दो चीजों की वैल्यूज हों और मैं उनका ग्राफ बनाऊं और ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मैं कह दूंगा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ऐसा कर्व आ जाए मैं कह दूंगा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ऐसा वेव वाला आ जाए तो मैं कह दूंगा दोनों एक दूसरे से पीरियोडिक है। तो अब लॉथरवेयर ने कहा कि अगर आप ये दावा करते हैं कि एटॉमिक मास के साथ साथ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक पैटर्न रखती हैं, तो पिक कीजिए किसी भी प्रॉपर्टी को। हमने पिक किया किसको, सबसे आसान, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो खुद आप 9th में भी निकाल चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी निकालते हैं, अब पेपर तो दिया नहीं, पता नहीं निकाला था कि नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। तो जितने भी अवेलेबल एलिमेंट थे लॉथरवेयर के जमाने में, लॉथरवेयर का जमाना था 1869। मैंने आपसे कहा था न्यूलैंड ने पहली दफा टेबल 1864 में बनाया था और दूसरी दफा उसने अपने प्लेटबिल में थोड़ी बहुत करेक्शंस करके उसे 1869 में रीपब्लिश किया था। तो 1869 में ही जब उसने रीपब्लिश किया था तो इन लोगों ने उसके आइडिया को पिक करके अपना आइडिया पेश किया। इस जमाने तक एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 50 प्लस हो चुकी थी, 53-54 के करीब थी। तो ये 50 प्लस एलिमेंट्स थे। इसने उन सब के मेल्टिंग पॉइंट जमा किए और कहा आइए ग्राफ बनाते हैं। दिमाग में क्या था, एटॉमिक मास एक्स एक्सिस पे रखूंगा, मेल्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे रखूंगा और देखूंगा कि पैटर्न क्या आता है। उससे पता चल जाएगा अगर ये पीरियोडिक है तो इन्हें वेव पैटर्न बनाना चाहिए। जब ये ग्राफ बनाए गए, सपोज इसने खैर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ब्रिटलनेस, हर एक जिस चीज का डाटा अवेलेबल था सबके साथ इसने यही किया। एटॉमिक मास लिया एक्स एक्सिस पर और फर्ज कर ले मेल्टिंग पॉइंट लिया वाई एक्सिस पर। ग्राफ की जो शक्ल हमें मिली वो ऐसी मिली। अच्छी बात है, एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा लेकिन तकरीबन ऐसी। अब हम कह रहे हैं सर ये क्या टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, इसमें कौन सा, ये तो ना स्ट्रेट लाइन है, ना कर्व है, ना वेव है। हमने कहा नहीं, होल्ड ऑन, आप वेव से अगर इतना सिस्टमैटिक वेव समझे थे जैसे मैंने बना लिया तो ये कोई गलत बात है। हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था पीरियोडिक, जिसमें एक चीज अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर आप गौर से देखें तो एटॉमिक मास अगर एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो ग्राफ के मुताबिक पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अप भी होता है, डाउन भी होता है, अप भी होता है, डाउन भी होता है। तो मैंने 3 कर्व्स दिखाई हैं जिसमें वो ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया। तो ये तकरीबन 25-30 एलिमेंट्स के ग्राफ, एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट से ये ग्राफ बना जिसमें ये फ्लक्चुएशन मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही रैंडम फ्लक्चुएशन है। इससे ये तो पता चल रहा है कि यस, एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट अपने आप को अप डाउन करके रिपीटिंग अंदाज से चेंज कर रहा है, मगर ये रिपीटिंग अंदाज रेगुलर नहीं है। हर दफा इसका पीक पॉइंट डिफरेंट है, हर दफा ये अलग मैक्सिमम पे जाता है, अलग मिनिमम पे जाता है। तो ये एक इर्रेगुलर पीरियोडिक फंक्शन है। इससे पहले कि मैं इससे आगे की बात करूं, मोहम्मद अली कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मोहम्मद अली क्या बात पूछना चाह रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है बेटा। सर आप प्लीज अपना माइक सोर्स थोड़ा करीब कर लें, आवाज आपकी बीच में काफी लो हो जाती है जिसकी वजह से समझने में मसला हो रहा है। प्लीज थोड़ा करीब कर लें माइक सोर्स, जो माइक सोर्स है आप। हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब आपको मेरी सही आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अभी बेहतर आ रही है, लेकिन आप हो सके तो माइक सोर्स थोड़ा करीब कर लें जहाँ पे आपका माइक है। ठीक है, थैंक यू सर।
अच्छा, अब जो बात हमने आपके सामने यहाँ कही है, अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगी ये बात? जाहिर सी बात है, इसने एक ग्राफ बनाया और इससे इसने ये साबित कर दिया कि एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी है, जैसा कि हमें न्यूलैंड ने कही है, लेकिन ये पीरियोडिसिटी ऑक्टेव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। यानी ये हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये 8 एलिमेंट्स के बाद अपने आप को एक ही अंदाज से रिपीट करें। ये बहुत ही बेहंगम तरीके से अपने आप को रिपीट कर रही है, जिसका मतलब क्या निकला कि हम यहाँ जो छोटा सा कमेंट लिखेंगे लॉथरमेयर का, वो ये होगा कि लॉथरमेयर plotted graph of some physical properties of elements like melting and boiling point, electrical conductivity, molar volume, etc. with their atomic mass। तो लॉथरमेयर ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने मेंशन की, उनका ग्राफ एटॉमिक मास से बनाया और हर एक में ऑलमोस्ट इसी तरह का इर्रेगुलर पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक पैटर्न हमें मिला, जिससे हमने क्या नतीजा निकाला? इससे हमने ये नतीजा निकाला कि एलिमेंट्स पीरियोडिक हैं मगर बहुत ही इर्रेगुलर अंदाज से, जिसकी वजह से लॉथरमेयर ने अपने क्लासिफिकेशन का कोई लॉ नहीं बनाया। डुबरेनर ने और न्यूलैंड ने एक लॉ बनाए थे, बेशक गलत निकले लेकिन उन्होंने बनाए थे। इसने कहा जब यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं है तो कहाँ का लॉ? तो इसने जो अपना टेबल बनाया वो इस बेस पर बनाया कि जब मैं ग्राफ बनाऊं तो हर दफा जो मुझे एक कर्व मिलती है, कर्व का मतलब हुआ एक दफा ऊपर गया और एक दफा नीचे आया, तो इसमें जो एलिमेंट पीक पर है पहली कर्व में, जो एलिमेंट पीक पर है दूसरी कर्व में, इसका मतलब ये एलिमेंट सिमिलर है, तो इन्हें मैं अपने पीरियोडिक टेबल में एक जैसा रखूं। तो बड़ा बेहंगम सा टेबल इसका बना था, इसीलिए उसे इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। फिर यूं क्यों यहाँ क्यों पढ़ लिया जब वो इतना ही खराब था? सिर्फ इस वजह से कि इसका ये जो आइडिया था कि आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मास के अगेंस्ट ग्राफ में प्लॉट करके पैटर्न हासिल करें कि किस तरह मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक मास के साथ वेरी कर रहा है, ये ग्राफ हम आज भी इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द चेंज इन द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक मासेस। तो ये क्रेडिट बहरहाल लॉथरमेयर को जाता है कि इसका ये आइडिया हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका टेबल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अब ये 3 मैंने आपके सामने मॉडल्स या अटेम्प्ट्स बताए, पहला डुबरेनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा लॉथरमेयर। तीनों से हमें थोड़े थोड़े फायदे हुए, लेकिन ओवरऑल ये तीनों के तीनों जस्ट अटेम्प्ट थे हिस्टोरिकल, और ये सही नहीं निकले। ठीक है, तो डुबरेनर ने सिर्फ ये फायदा दिया कि वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड से हमें पीरियोडिसिटी का आइडिया मिला, और लॉथरमेयर ने ये जो ग्राफ्स बनाए ये हमारे लिए अहम थे। अब हमारे पास जो चौथा अटेम्प्ट है वो है रशियन साइंटिस्ट मेंडेलीव का। ये बात तय है कि आइडिया इसका भी 100% सही नहीं था। जो टेबल इसने बनाया उसमें भी हमें अमेंडमेंट्स करने पड़े थे, लेकिन बाकी तीनों के मुकाबले में इसने एक तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट किया, और इसके बनाए हुए पीरियोडिक टेबल की ज्यादातर बातें सही थी और आज भी इस्तेमाल होती हैं। इसलिए हम सही मायनों में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडर मेंडेलीव को मानते हैं, और इसीलिए इसकी बातें भी ज्यादा होंगी, क्योंकि अब ये हिस्ट्री और ये सबके साथ साथ पेपर भी तो देना है ना।
तो अभी जो पहले 3 अटेम्प्ट हमने पढ़े हैं, इनमें से हम एमसीक्यूज या बहुत ही शॉर्ट किस्म के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्तिहान में ज्यादातर इस हिस्से से कोई एक छोटी सी बात पूछ लेते हैं, 1 या 2 मार्क्स की, या तो लॉ ऑफ ऑक्टेव या लॉ ऑफ ट्राइड की स्टेटमेंट, या फिर ये जो बातें हमने इनसे की हैं इनमें कोई एक छोटा सा ब्लैंक, जैसे लॉथर मेयर से ब्लैंक ये बन जाता है कि लॉथर मेयर ने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ किस क्वांटिटी के साथ बनाया था, तो वो था एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये तो माइनर चीजों के लिए, लेकिन अब जब हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो उसमें हमने ज्यादा तफसील से पढ़ना है, उसकी चीजें भी ज्यादा है, और इम्तिहान में उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आता है, इसलिए इसकी डिटेल हमारे लिए अहम होगी। तो मैंने पहले दिन से आपसे कहा था कि यू हैव टू ट्राई टू राइट एवरीथिंग जो हम यहाँ लिख रहे हैं। हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, देंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप वो सब फॉलो करें जो यहाँ लिखा जा रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा आपका रजिस्टरमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ बहुत क्लियरली लिखी जाएंगी तो वो आपको फॉलो करनी है। तो अब अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे। मैं आपको स्लाइड्स दोबारा दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले न्यूलैंड के टेबल को समझाने के लिए रिव्यू किया था उन 17 एलिमेंट्स का, खास तौर पर जिनका पैटर्न ऑक्टेव लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही बना है। फिर उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। फिर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया लॉथर मेयर का, और फिर लॉथर मेयर के बारे में ये थोड़ी सी बात लिखी। तो अब तक जो बातें लिखी हैं वो जरा माइनर किस्म की थी। मैंने आपसे कहा 2 स्टेटमेंट्स हैं और बाकी ऐसी बातें हैं जिनसे कोई ब्लैंक वगैरह बन जाए तो बन जाए। असल काम अब हमारा शुरू होगा जिसमें हम मेंडलीफ का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो उसमें डिटेल ज्यादा होगी, दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब यहाँ तक हमने आपसे बात की है। रिजा को कुछ पूछना है, उनका सवाल हम लेते हैं। जी बेटा। रिजा, हाँ जी बेटा बोलिए। रिजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? रिजा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सकीना पूछना चाह रही हैं, आप पूछ लीजिए बेटा। सर आपने सेकंड स्लाइड में एडवांटेजेस में लिखा है कि he was able to arrange all the elements systematically, और फिर आपने डिसएडवांटेजेस में लिखा है कि he was not able to arrange all the elements। तो ये सेकंड स्लाइड में आप दोबारा बोलिए, मैं वो सेकंड स्लाइड ला रहा हूँ, ये रही। जी सर, इसमें आपने एडवांटेजेस के सेकंड पॉइंट में लिखा है कि he was able to arrange all the elements systematically, और फिर आपने डिसएडवांटेजेस में लिखा है कि he was not able to was able to arrange all the elements, जितने एलिमेंट्स उसके सामने थे उनको उसने अरेंज किया, मगर वो अरेंजमेंट सही नहीं, यानी उसने अपने एतबार से जितने उसके पास एलिमेंट मौजूद थे उस वक्त, यानी कि 36 के करीब एलिमेंट, उनको सिस्टमैटिकली अरेंज किया कि वो सब एक दूसरे से अरेंज कनेक्टेड थे, लेकिन अपने ख्याल के मुताबिक तो कर दिया, लेकिन वो सही नहीं था। तो आप यूं कह सकते हैं कि नॉट एबल टू अरेंज ऑल दी एलिमेंट्स करेक्टली। तो आप एक जुमला, ताकि इससे कंफ्यूजन ना आ जाए, तो आप यहाँ लिख दीजिए करेक्टली। अरेंज तो किया, अटेम्प्ट तो किया माशाल्लाह उसने कि मैं सबको घुसेड़ दूं इस ऑक्टेव प्रिंसिपल में, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी प्रॉपर्टीज सही तरह से हर एक की मैच नहीं करती। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। और कोई बात कोई पूछना चाहता है? ओके, फिर हम यहाँ अपनी क्लास एंड कर रहे हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।